एक चीज आपने भी बहुत कॉमनली ऑब्जर्व किया होगा कि कई बार बैंक के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो ऑल इंडिया लेवल पर स्ट्राइक करते हैं, जहां पर बैंक क्लोज रहता है, कई कई बार काफी दिन तक भी वो एक्सटेंड हो जाता है। लेकिन इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन बनता कैसे है कि सारे ऑल इंडिया के जो एम्प्लॉयज हैं बैंक्स के, वो डिसाइड करते हैं कि हमें इस दिन स्ट्राइक करनी है। तो गाइज ये जो कोऑर्डिनेशन बनता है, ये बनता है उनके यूनियन की हेल्प से। तो यूनियन क्या है? यूनियन एक ग्रुप है जो उन मेंबर्स को, उन ऑक्यूपेशन वाले लोगों को रिप्रेजेंट करता है और उनकी जो भी डिमांड होती है उसको रखता है, जो भी रिस्पेक्टेड एम्प्लॉयर है या जो भी बेसिकली यहां पर गवर्नमेंट के सामने या तो फिर एम्प्लॉयर के सामने जो भी डिमांड्स होती हैं, तो वो यहां पर रखता है और वो यूनियन ही यहां पर डिसीजन लेता है कि हमें यहां पे इस पर्टिकुलर डे पर स्ट्राइक करनी है। इसका मतलब यूनियन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है गाइस। और इसी तरीके से आपके यूपीएससी ईपीएफओ में भी ट्रेड यूनियंस एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है गाइस। तो यहां पर आज इस पर्टिकुलर डिस्कशन में, जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस का डिस्कशन होने वाला है यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम के रिगार्डिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वहां पर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट आज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। इसको हम डिस्कस करेंगे गाइस। ट्रेड यूनियन किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से उनका रजिस्ट्रेशन होता है, कितना बना, उसको बनाने के लिए, उसको फॉर्म करने के लिए कितने लोगों की जरूरत है, यहां पे क्या रजिस्ट्रेशन के बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है, सर्टिफिकेट कैंसिल भी किया जाता है, सारे के सारे एस्पेक्ट जो है हम बहुत ही डिटेल में यहां पर कवर करने वाले हैं गाइस। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन, दैट इज द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। सबसे पहले गाइस, हमेशा मैं आपको बोलता हूं कि किसी भी एक्ट को फॉर्म करने के पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। बिना ऑब्जेक्टिव के तो कोई भी एक्ट जो है वो इनएक्ट नहीं किया जाता है, वो फॉर्म नहीं किया जाता है। राइट, तो यहां पर ऑब्जेक्टिव क्या है इस पर्टिकुलर एक्ट का? ऑब्जेक्टिव इज an act to provide for the registration of trade union and in certain respects to define the law related to registered trade union। तो यहां पर एक ऐसा एक्ट प्रोवाइड करना, एक ऐसा एक्ट प्रोवाइड करना जिसके थ्रू ये पता चल सके कि यहां पर जो ट्रेड यूनियन है उनको बेसिकली रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, और जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है उनके रिगार्डिंग बेसिकली क्या करना है, यहां पे लॉ को डिफाइन करना। ठीक है, यहां पे लॉ को डिफाइन करना, यहां पे सर्टेन एस्पेक्ट्स को डिफाइन करना कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है वो किस तरीके से फंक्शन करेंगे, क्या क्या चीजें हैं जो उन्हें यहां पर ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। राइट, और जो न्यू ट्रेड यूनियन है उनको यहां पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी, कि रजिस्ट्रेशन आपके लिए मैंडेटरी है या नहीं है, कितने लोग यहां पर मिलकर ट्रेड यूनियन स्टार्ट कर सकते हैं, वो सारे ही एस्पेक्ट्स आपको इस पर्टिकुलर एक्ट में देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा है क्यों, मतलब इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है ट्रेड यूनियन को? देखिए गाइस, होता क्या है, किसी एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन से रिलेटेड बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए रेलवेज के एम्प्लॉय हो गए या बैंक्स के एम्प्लॉय हो गए। ठीक है, मतलब तो ये मिलकर एक यूनियन बना लेते हैं, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि मिलकर ये दो चार यूनियंस बना ले और ज्यादा यूनियंस बना ले। ठीक है, तो यहां पर कौन सा यूनियन जो है वो एम्प्लॉय का सही रिप्रेजेंटेटिव है, ये कैसे पता चलेगा? गॉट इट, यहां तो हर कोई क्लेम करेगा भाई हमारा यूनियन जो है वो एम्प्लॉयज का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है, दूसरा वाला बोलेगा हमारा भी है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ट्रेड यूनियन को बनाकर उसको रजिस्टर करवा ले अथॉरिटी के पास, क्योंकि जो यूनियन अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड होंगे उनके पास पावर रहेगी बार्गेन करने की, उनके पास पावर रहेगी नेगोशिएट करने की, क्योंकि वो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है। गॉट इट, तो आइए देखते हैं फर्दर यहां पर क्या क्या चीजें हैं इस पर्टिकुलर एक्ट में। सबसे पहले गाइस बात करते हैं डेफिनेशन क्लॉज की। डेफिनेशन क्लॉज आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी लॉ के लिए, क्योंकि कोई भी टर्म जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा वेग होता है, उसका जो मीनिंग है आपको डेफिनेशन क्लॉज में देखने के लिए मिल जाएगा, ताकि किसी भी तरीके से डिस्प्यूट क्रिएट ना हो, और अगर डिस्प्यूट क्रिएट हो तो उसे रिजॉल्व किया जा सके, क्योंकि सही तरीके का अगर इंटरप्रिटेशन है आपके पास, देन डेफिनेटली डिस्प्यूट भी आप आराम से रिजॉल्व यहां पर कर सकते हैं। सो फर्स्ट डेफिनेशन इज द डेफिनेशन ऑफ ऑफिस बियरर। ये बहुत ही कॉमन सी डेफिनेशन है, बट एग्जाम में आ सकती है। एग्जाम में क्या आ सकता है इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में? दैट इज एनी मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव बट डज नॉट इंक्लूड एन ऑडिटर। ठीक है, तो यहां पर जो ट्रेड यूनियन के मेंबर होते हैं उसमें एक ऑफिस बेयरर्स भी होते हैं। तो ऑफिस बेयरर्स हम किसको बोलेंगे? एग्जीक्यूटिव मेंबर में से कोई भी, लेकिन उसमें हम क्या इंक्लूड नहीं करते, उनमें हम ऑडिटर को इंक्लूड नहीं करते। यही से क्वेश्चन आपके इसमें आएगा कि यहां पे ऑफिस बेयरर्स डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑडिटर को यहां पर ऑफिस बेयरर जो है तो वो नहीं कंसीडर किया गया है। ऑफिस बेयरर में क्या कौन से लोग आएंगे? जो यहां पर ट्रेड यूनियन के, जो बेसिकली यहां पे एक मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, ठीक है, जो यहां पर ट्रेड यूनियन को मैनेज करती है। राइट, तो वहां के जो मेंबर्स हैं दे विल बी कंसीडर्ड एज ऑफिस बेयरर। लेकिन अगर वहां पे ऑडिटर भी है
ठीक है, जो ऑडिट कर रहे हैं यहाँ पे अकाउंट्स का, ट्रेड यूनियन के अकाउंट्स भी होते हैं, उनको यहाँ पर ऑडिट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उन्हें यहाँ पर नहीं कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट गाइस। ट्रेड डिस्प्यूट, ठीक है, ट्रेड डिस्प्यूट क्या होता है? जो भी डिस्प्यूट एक एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय एम्प्लॉय के बीच में होता है, उससे हम ट्रेड डिस्प्यूट बोलते हैं। ठीक है, जब हम काम करते हैं कहीं पर, तो लोग अलग अलग माइंडसेट से, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं, डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, तो ऑब्वियसली हम तो अपनी फैमिली में डिस्प्यूट हो जाता है, जिनके साथ हम बचपन से रह रहे हैं, अपने ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स के साथ भी कई बार हो जाता है डिस्प्यूट, राइट? तो जब आप किसी एक इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट होते हैं, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट होते हैं, देन ऑब्वियसली वहां पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती है, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग लर्निंग के साथ, अलग अलग यहाँ पे कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, लोग आते हैं वहां से, तो ऑब्वियसली बात है डिस्प्यूट तो हो ही सकता है। ठीक है, तो यहां पर ट्रेड डिस्प्यूट की डेफिनेशन क्या है? एनी डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन। ठीक है, कोई भी डिस्प्यूट जो एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में हो रहा है, या फिर वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में हो रहा है, या फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में भी हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में ही हो रहा है, एम्प्लॉयर वर्कमैन के बीच में, वर्कमैन वर्कमैन के बीच में, या एम्प्लॉय एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच में। ठीक है जी, तो सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यहां पर लिए गए। इनके बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट है, कोई भी डिस्प्यूट है जो कि कनेक्टेड है एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट से, ठीक है, किसी इंसान के एम्प्लॉयमेंट या नॉन एम्प्लॉयमेंट से, या फिर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या कंडीशंस ऑफ लेबर से। गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं यहां पर, तो जैसे मान लीजिए कि यहां पर डिस्प्यूट है कि भाई जो मैनेजमेंट है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, एस्टेब्लिशमेंट का, वो बोल रहा है कि यहां पे 12 आवर की शिफ्ट होनी चाहिए। ठीक है, 12 आवर की शिफ्ट होनी चाहिए। गॉट इट? पर यहाँ पे जो मैनेजमेंट क्लास है, वो जो वर्कर क्लास है, वो बोल रही है कि नहीं, हम तो 8 आवर्स की शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक डिस्प्यूट हो रहा है, ट्रेड डिस्प्यूट हो रहा है। ठीक है, जहां पर एम्प्लॉयर क्या बोल रहा है कि आपको 12 आवर्स की शिफ्ट करनी पड़ेगी, और वहीं पर जो वर्कमैन है वो बोल रहे हैं हम 8 आवर्स की शिफ्ट करेंगे। सो दिस इज अगेन रिलेटेड टू द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और यू कैन से द कंडीशंस ऑफ लेबर। ठीक है, तो किसी भी तरीके का डिस्प्यूट जो एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट से, कंडीशंस ऑफ लेबर से, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, और जो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच में है, एम्प्लॉयर वर्कमैन के बीच में है, या वर्कमैन वर्कमैन के बीच में है, उसे यहां पर हम ट्रेड डिस्प्यूट कवर करेंगे, कंसिडर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। यहां पे अगली डेफिनेशन है ट्रेड यूनियन की। अब हम ट्रेड यूनियन तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम ट्रेड यूनियन एक्ट कवर कर रहे हैं, तो वहां पर ट्रेड यूनियन का मतलब क्या है, ट्रेड यूनियन क्या होती है, वो समझना भी जरूरी है। ठीक है, तो क्या है ट्रेड यूनियन? एनी कॉम्बिनेशन वेदर टेम्पररी और परमानेंट formed primarily for the purpose of regulating the relations between workmen and employers. ठीक है, और between workmen and workmen, or between employers and the employers, or for imposive restrictive condition on the conducting of any trade or business, and includes any federation of 2 or more trade unions. तो कोई भी कॉम्बिनेशन ऐसा, कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन जो बनाया गया है, ठीक है, कॉम्बिनेशन यू कैन से अ ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप फॉर्म किया गया है जो यहां पे बेसिकली क्या किया जा रहा है, उस ग्रुप को फॉर्म करने के पीछे जो पर्पस है, पर्पस क्या है कि यहाँ पे जो रिलेशन है, किसके बीच का रिलेशन है, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच का रिलेशन है, वर्कमैन और वर्कमैन के बीच का रिलेशन है, या एम्प्लॉयर या वर्कमैन के बीच का रिलेशन है, उनको यहां पर क्या कर रहा है, उनको यहां पर रेगुलेट कर रहा है, उनको यहां पे प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रहा है। ठीक है, रेगुलेट कर रहा है उनके रिलेशन को। गॉट इट? या फिर कोई रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस लगाने के लिए कि भाई किसी ट्रेड को किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है, ठीक है, कौन कौन से रूल्स हैं इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए, इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए अगर कोई ग्रुप फॉर्म किया गया है, भले टेम्पररी बेसिस पर हो या परमानेंट बेसिस पर हो, उसे यहां पर हम ट्रेड यूनियन जो है वो कंसिडर करेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पे जो ये एक्ट है, ये एक्ट बेसिकली किस चीज को अफेक्ट नहीं करेगा, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूजन क्लॉज। ठीक है, जिस पर यहां पर ये एक्सक्लूजन या एक्सेप्शन क्लॉज आप बोल सकते हैं, जिस पर ये ट्रेड यूनियन एक्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे कि एनी एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स एज टू देयर ओन बिजनेस। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए जो भी ग्रुप बनाया जा रहा है, जो दो लोगों के रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए जो भी यहाँ पर ग्रुप बनाया जा रहा है, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज ट्रेड यूनियन। लेकिन यहां पर मान लेते हैं ग्रुप बना हुआ है, दो लोगों के रिलेशन को रेगुलेट करने के लिए बना हुआ है, लेकिन यहां पर अगर उसके बीच में कोई अग्रीमेंट है, ठीक है, किसी एग्रीमेंट से उसको यहां पर मैनेज करने, रेगुलेट करने की बात कही गई, तो फिर उस पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर कोई डेडिकेटेड अग्रीमेंट है, जैसे मान लेते मैं हो गया, मेरे साथ एक पर्सन कोई और होगा, ठीक है, हम लोग यहां पर क्या करें, हम लोग यहां पे बिजनेस करना चाहते हैं और हमने एक अपना प्रॉपर एग्रीमेंट बनाया, हमारे साथ बहुत सारे लोग भी एसोसिएटेड हैं, हमने उनके साथ भी अग्रीमेंट यहां पे साइन किया है, तो जो अग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से ही रिलेशन जो है मेंटेन होंगे, ना कि ट्रेड यूनियन एक्ट के हिसाब से। तो ये दिस इज द एक्सेप्शन, और यू कैन से एक्सक्लूजन क्लॉज। सेकंड इज एनी एग्रीमेंट बिटवीन एन एम्प्लॉयर
एंड दोज एम्प्लॉयड बाय हिम एज टू सच एम्प्लॉयमेंट। तो यहां पे ऊपर वाले केस में क्या था कि यहां पे पार्टनर्स थे, पार्टनर्स ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया था। सेकंड केस में यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयड के बीच में, मतलब जो पर्सन एम्प्लॉयर है और जो पर्सन एम्प्लॉय है उनके बीच में यहां पे क्या हो रहा है, उनके बीच में यहां पे एग्रीमेंट हो रहा है। तो उस एग्रीमेंट के हिसाब से ही उनका जो रिलेशंस है वो यहां पे रेगुलेट होंगे, ना कि ट्रेड यूनियन एक्ट के हिसाब से। फर्दर, एनी एग्रीमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ द सेल ऑफ गुडविल ऑफ अ बिजनेस और इंस्ट्रक्शन इन एनी प्रोफेशन, ट्रेड और हैंडीक्राफ्ट। तो अगर यहां पर कोई पर्टिकुलर इंसान है जो अपना बिजनेस किसी और को बेच रहा है, इसका मतलब वो गुडविल बेच रहा है, ठीक है। अगर अपना बिजनेस ने सेल कर दिया तो उस केस में भी क्या होगा, उस केस में भी जो भी एग्रीमेंट साइन होगा विद रिस्पेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शंस, तो वो भी वहां पर उस एग्रीमेंट से ही मैनेज होगा, ना कि उसके ऊपर ट्रेड यूनियन एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। मूविंग अहेड गाइस, आगे बढ़ते हैं अब यहां पे कोर प्रोविजन की तरफ। कोर प्रोविजन बोलते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार्स। रजिस्ट्रार के अपॉइंटमेंट की क्या जरूरत है? रजिस्ट्रार की जरूरत यह है कि रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रार वहां पे ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसे हर छोटे छोटे ग्रुप क्लेम करने लगेंगे भाई हम यहाँ पे ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है वर्कर्स के, राइट, तो हमारी बात सुनी जाए, हम नेगोशिएट करेंगे उनके बिहाफ पर। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ट्रेड यूनियन को रजिस्टर्ड करना चाहिए, ताकि यहां पर गवर्नमेंट के पास ये रिकॉर्ड रहे कि ये रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है और इनसे ही नेगोशिएशन करना चाहिए। यही यहां पर जो है जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव है वर्कर्स के। अब आगे बढ़ते हैं यहां पे अप्रोप्रिएट अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार की तरफ। तो यहां पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एंड इट कैन बी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो स्टेट गवर्नमेंट, डिपेंडिंग किसके ज्यूरिसडिक्शन में एस्टैब्लिशमेंट्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से यहां पर क्या होगा, उसके हिसाब से यहां पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड होगी। सो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन टू बी द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन फॉर ईच स्टेट। हर स्टेट के लिए यहां पर एक रजिस्ट्रार जो है वो अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। किस पर्पस के लिए किया जाएगा? ऑब्वियसली इसी पर्पस के लिए, ताकि यहां पे ट्रेड यूनियन को रजिस्टर किया जा सके। The appropriate government may appoint as many additional deputy registrar of trade union as it thinks fit for the purpose of exercising and discharging under the superintendence and direction of the registrar powers and functions of the registrar। तो यहां पर एक तो रजिस्ट्रार तो है, ठीक है, एक रजिस्ट्रार को तो अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगता है कि वहां पर काम ज्यादा है, वहां पे और भी फर्दर जो है तो एम्प्लॉइज होने चाहिए, तो वहां पे फिर एडिशनल डेप्यूटी रजिस्ट्रार इनको भी फर्दर यहां पे अपॉइंट किया जा सकता है। कितने नंबर्स में अपॉइंट किया जाएगा वो तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, डिपेंडिंग ऑन द वर्कलोड की, यहां पे वर्कलोड कितना, उसके हिसाब से यहां पे फर्दर और जो लोग हैं अपॉइंट किए जाएंगे। मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। अगर ट्रेड यूनियन को यहां पे रजिस्टर करना है तो यहां पे किस तरीके से उसको रजिस्टर किया जा सकता है, या किस तरीके से उसे फॉर्म किया जा सकता है, स्टैब्लिश किया जा सकता है, या कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है, ठीक है। सो एनी 7 और मोर मेंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 7 की जो लिमिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी 7 और मोर मेंबर्स ऑफ अ ट्रेड यूनियन में अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन, ठीक है। जो भी कोई भी ट्रेड यूनियन है जो रजिस्टर्ड नहीं है, उसमें 7 या उससे ज्यादा मेंबर जो है, 7 मिनिमम 7 या उससे ज्यादा मेंबर जो है, दे कैन अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। वो एप्लीकेशन दे सकते हैं ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए। किस तरीके से? बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स टू द रूल्स ऑफ द ट्रेड यूनियन। हर ट्रेड यूनियन के कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, जिनको कंप्लायंस करना पड़ता है, जो वहां के मेंबर्स होते हैं उनका कंप्लायंस उन्हें करना पड़ता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देना है, मीटिंग होगी, ठीक है, वहां पे कुछ कोड ऑफ कंडक्ट भी होते हैं, वो सारी चीजें हैं, तो उनका यहाँ पे रूल्स का कंप्लायंस करना पड़ता है। तो जो लोग यहाँ पर चाहते हैं कि यहां पे हमारा जो ट्रेड यूनियन, मैंने आपको बताया ना कि मल्टीपल ग्रुप्स बन सकते हैं, ठीक है। अब मल्टीपल ग्रुप्स में भी अगर यहां पे लोग चाहते हैं कि यार मुझे हमारा ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड होना चाहिए, सो व्हाट दे विल डू, मिनिमम 7 मेंबर्स या उससे ज्यादा, ठीक है, मिनिमम 7 मेंबर्स क्या करेंगे, यहां पर एप्लीकेशन देंगे किसको, रजिस्ट्रार को, कि हमें एज अ ट्रेड यूनियन रजिस्टर करिए। और किस तरीके से वो जो रूल्स होंगे ट्रेड यूनियन के, वहां पे वो सब्सक्राइब करेंगे, अपना नाम, मतलब वो नेम मेंशन करेंगे, दे विल साइन इट ऑन द रूल इटसेल्फ। उसके बाद क्या करेंगे, वो एप्लीकेशन सेंड करेंगे। एंड ऑल्सो ये भी इंश्योर करना होगा कि जो इस एक्ट के जो प्रोविजंस है उन सब का कंप्लायंस हो रहा हो, उनका कोई वायलेशन ना हो रहा हो। तो ये सारी चीजें बेसिकली फोकस करके इन सारे एरियाज पर वर्क करके दे कैन अप्लाई टू द रजिस्ट्रार फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग रजिस्टर्ड एज अ ट्रेड यूनियन। देन आगे बढ़ते हैं यहां पे। एवरी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन शैल बी मेड टू द रजिस्ट्रार एंड अकम्पनीड बाय अ कॉपी ऑफ द रूल्स ऑफ द ट्रेड यूनियन, ठीक है। तब यहां पे जो भी ट्रेड यूनियन को रजिस्ट्रेशन करना है हमें, उसके लिए एप्लीकेशन सेंड की जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसको सेंड की जाएगी, यहां पे रजिस्ट्रार को सेंड की जाएगी, और उसके साथ साथ यहां पे कॉपी ऑफ रूल्स भी होंगे, ठीक है। तो रूल्स की कॉपी होगी, एप्लीकेशन होगा, और ये दोनों चीज कहां जाएंगी, दोनों चीज जाएंगी रजिस्ट्रार के पास, ठीक है जी। देन आफ्टर दैट, वेयर अ ट्रेड यूनियन हैज बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर मोर देन 1 ईयर। हो सकता है ना कि कोई ट्रेड यूनियन 1 साल से पहले से, ये जरूरी थोड़ी कि आपको बनते ही रजिस्टर्ड होना, हो सकता है आप पहले से ऑपरेटिव हो, आप पहले से फंक्शनिंग कर रहे हो, उसके बाद आपने सोचा अब हमें यहाँ पे
एज अ ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड होना है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में। सो अगर कोई ऐसा ट्रेड यूनियन है जो यहां पर 1 साल से ज्यादा से ऑलरेडी ऑपरेटिव है, काम कर रहा है, तो उस केस में यहां पे एप्लीकेशन के साथ साथ यहां पर क्या होगा, ये भी सारी चीजें उन्हें डिलीवर करनी पड़ेंगी। दैट इज एप्लीकेशन प्लस जनरल स्टेटमेंट ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रेड यूनियन। ठीक है, जनरल स्टेटमेंट मतलब यहां पे कि यहां पे ट्रेड यूनियन के पास कितनी असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है, इसका भी एक रिकॉर्ड यहां पे देना पड़ेगा। तो यहां पे 3 चीजें जाएंगी। अगर कोई ऐसा ट्रेड यूनियन है जो यहां पर ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है 1 साल या उससे ज्यादा के लिए, तो बेसिकली यहां पे आपका सेंड किया जाएगा एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन विल बी सेंट, एप्लीकेशन के साथ साथ यहां पे रूल्स, ठीक है, और रूल्स, कॉपी ऑफ रूल्स, एंड देन उसके बाद यहां पे जनरल स्टेटमेंट रिलेटेड टू द असेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, ये 3 चीज जाएंगी। और अगर यहां पे कोई फ्रेश ट्रेड यूनियन है जो 1 साल से कम में ऑपरेशन में है, देन इन दैट केस, उस केस में एप्लीकेशन एंड द कॉपी ऑफ द रूल्स जो है वो रजिस्ट्रार को सेंड की जाएगी। और ये सारी चीजें क्यों है, क्योंकि यहां पे रजिस्ट्रार भी जो है इस चीज को इंश्योर करेगा कि भाई जो ट्रेड यूनियन है वहां के जो रूल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से इस एक्ट की कंप्लाइंस में है। अगर कहीं पर वायलेशन हो रहा होगा, सो रजिस्ट्रार विल इन्फॉर्म द बेसिकली ट्रेड यूनियन कि यहां पे इन चीज का वायलेशन हो रहा है, आपको इन्हें करेक्ट करना होगा। ठीक है, तो ये मतलब है इसका, इसलिए यहां पर रजिस्ट्रार के पास सारी चीजें जा रही हैं। देन फर्दर प्रोविजंस टू बी कंटेन इन द रूल्स ऑफ अ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, ठीक है, जो उसमें मैंने आपको बताया रूल्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उन रूल्स में क्या क्या चीजें मेंशन होनी चाहिए आपको बहुत डिटेल में जरूरत नहीं, लेकिन बेसिक जैसे नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है उस ट्रेड यूनियन का। ठीक है, यहां पे कौन कौन से पर्पसेस है, जिसके लिए जनरल फंड जो है, हर यूनियन का एक फंड होता है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग अमेजॉन प्राइम का, देन हमारा नेटफ्लिक्स का हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं, इसी तरीके से अगर आपको किसी का मेंबर बनना है किसी ट्रेड यूनियन का, तो आपको वहां पर उसका सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा। और जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट आता है मेंबर्स के साइड से, वो कहां जाता है, वो एक जनरल फंड में जाकर क्रेडिट होता है। तो किन किन पर्पसेस के लिए यहां पर जनरल फंड को यूटिलाइज किया जाएगा, राइट। देन लिस्ट ऑफ मेंबर्स का मेंटेनेंस, ये सारी की सारी चीजें, किस तरीके से सब्सक्रिप्शन का पेमेंट होगा, नए मेंबर कैसे इंट्रोड्यूस होंगे, वो सारा बेसिक रूल्स हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बट एक रेफरेंस के लिए मैंने ये दे दिया है ताकि आपको ये पता रहे कि जो हम रूल्स बार बार टर्म यूज कर रहे हैं उस रूल्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं रजिस्ट्रेशन की तरफ गाइस। देन यहां पे रजिस्ट्रार शेल रजिस्टर द ट्रेड यूनियन बाय एंटरिंग द पर्टिकुलर्स इन अ रजिस्टर मेंटेन्ड फॉर दैट पर्पस एंड शेल इशू सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द सेम। सो इफ एवरी डॉक्यूमेंट इज कंप्लीट, इफ एवरी डॉक्यूमेंट इज ओके, देन इन दैट केस व्हाट वुड हैपन, रजिस्ट्रार शेल रजिस्टर द नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन in their register and basically after that issue the certificate of registration to the trade union। ठीक है, उसके बाद क्या है, चलिए एक बार सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो इशू हो गया, लेकिन क्या किसी केस में वो कैंसिल भी किया जा सकता है? ऐसा तो नहीं कि इररिवोकेबल है, आपने एक बार दे दिया तो दे दिया, फिर भले ही वो गलत तरीके से लिया गया हो, भले ही वो कहीं ना कहीं एक्ट का वायलेशन कर रहा हो, तो क्या ऐसा प्रोविजन है? जी हाँ, बिल्कुल। ऐसा नहीं कि एक बार सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया तो उसे कैंसिल नहीं किया जा सकता, डेफिनेटली उसे कैंसिल किया जा सकता है। किन केसेस में? अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन मे बी विड्रॉन और कैंसिल्ड, यहां पे इन सारे सिनेरियो में ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन। अगर ट्रेड यूनियन खुद एप्लीकेशन दे रहा है कि हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दीजिए, तो ये एक प्रोबेबिलिटी है। इफ सर्टिफिकेट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और मिस्टेक, तो यहां पे सर्टिफिकेट तो इशू कर दिया गया, लेकिन बाद में रजिस्ट्रार गेट टू नो कि यहां पे ये जो सर्टिफिकेट लिया गया है ये फ्रॉड से लिया गया है, ठीक है, या मिस्टेक से लिया गया है, देन इन दैट केस उसके पास पावर है कि वो उसे कैंसिल कर सकता है। देन ट्रेड यूनियन हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। अब अगर यहां पे ट्रेड यूनियन का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ट्रेड यूनियन यहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, देन ऑब्वियसली यहां पर भी उस सर्टिफिकेट का कोई मतलब है नहीं, ठीक है, उस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं उस केस में भी। देन फर्दर विलफुली कॉन्ट्रावेंड एनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, ठीक है, तो यहां पर कोई भी जो वायलेशन है, और किसी भी एक्ट का जो बेसिकली वायलेशन है, इस पर्टिकुलर एक्ट का जो वायलेशन है, जो प्रोविजंस है उसका वायलेशन किया जा रहा है, तब भी यहां पे क्या किया जा सकता है, तब भी यहां पर जो सर्टिफिकेट है उसे यहां पर कैंसिल किया जा सकता है। तो ये सारे केसेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे सिनेरियोज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दे कैन आस्क यू कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू टू द ट्रेड यूनियन कैन बी कैंसिल्ड बाय द रजिस्ट्रार। सो यू मस्ट नो दीज सिनेरियोज कि इन सिनेरियोज में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसिल्ड बाय द रजिस्ट्रार। लेकिन ऐसा नहीं कि यहां पे सीधा कैंसिल कर देगा, बल्कि यहां पे 2 मंथ का नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रार जो है बेसिकली यहां पे 2 मंथ्स का नोटिस देगा, एडवांस नोटिस। किसी भी सिनेरियो में यहां पर 2 मंथ्स का एडवांस नोटिस दिया जाएगा कि यहां पर हम जो है
हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हम यहाँ पर कैंसिल कर रहे हैं। 2 महीने पहले यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नोटिस सेंड किया जाएगा। सो दिस टाइम लिमिट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर यहाँ पे कोई पर्सन अग्रीव्ड है, कोई पर्सन ऐसा है, किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं गलत तरीके से कैंसिल कर दिया गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, देन इन दैट केस दैट पर्सन कैन अपील टू द कोर्ट। वो कोर्ट में अपील कर सकता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर रजिस्ट्रार ने गलत तरीके से इसे कैंसिल कर दिया तो फर्दर कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है ट्रेड यूनियन के पास। किसी कोई भी मेंबर जो है, ठीक है, वो यहां पे क्या कर सकता है, दैट पर्सन कैन अपील टू द कोर्ट। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं गाइस, रजिस्टर्ड ऑफिस और नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सर्टेन एक्ट्स के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस की। सो ऑल कम्युनिकेशन एंड नोटिसेस टू अ रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन मे बी एड्रेस्ड टू इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। नोटिस ऑफ एनी चेंज इन द एड्रेस ऑफ द हेड ऑफिस शैल बी गिवन within 14 days of such change to the registrar in writing। तो यहां पर जो भी नोटिसेस जाएंगे ट्रेड यूनियन को, बेसिकली वो तो उसके रजिस्टर्ड ऑफिस में जाएंगे। और जब यहां पर कोई चेंज, एड्रेस अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का अगर कोई एड्रेस चेंज हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग नोटिस दिया जाएगा। किसको? रजिस्ट्रार को नोटिस दिया जाएगा। और कब तक? एड्रेस चेंज होने के विद इन 14 डेज, ठीक है। विद इन एड्रेस चेंज हुआ, मान लेते हैं कोई पर्टिकुलर लोकेशन ए से लोकेशन बी पर पहुंच गया वो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, देन इन दैट केस यहां पे प्रॉपर नोटिस दिया जाएगा। जब भी यहां पर एड्रेस चेंज होगा उसके 14 डेज के अंदर नोटिस दिया जाएगा बाय द ट्रेड यूनियन टू द रजिस्ट्रार। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट है ये चीज की आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहां पे ये जो है ये रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। कोई रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन अगर है तो वहां पर फिर उसके ऊपर ये एक्ट्स एप्लीकेबल नहीं होंगे, जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट एंड द कंपनीज एक्ट। ये आपको याद रखना इन तीनों के नाम, कि आपको ये जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है उनके ऊपर फिर ये एक्ट्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। अदरवाइज क्या होता है ना, यहाँ पर जो मल्टीपल कहीं ना कहीं आप देखेंगे यहाँ पे क्लैश आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे किसी इन एक्ट्स में कुछ और प्रोविजन है, ट्रेड यूनियन एक्ट में कुछ और प्रोविजन, फिर दोनों लॉ के बीच में क्लैश आ जाता है। फिर वो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं एक वेगनेस आ जाती है, कहीं ना कहीं यहाँ पे लैक ऑफ क्लैरिटी आ जाती है कि बेसिकली कौन सा प्रोविजन यहाँ पे कंप्लाइड किया जाएगा। मूविंग अहेड, ऑब्जेक्ट्स ऑन विच जनरल फंड्स में बी स्पेंट। यहाँ पे जनरल फंड्स मैंने आपको बताया कि हर ट्रेड यूनियन का एक जनरल फंड होता है। जैसे हम जो सब्सक्रिप्शन फीस वगैरह पे करते हैं, जैसे आप नेटफ्लिक्स को पैसे देते हैं, ठीक है, हर महीने मंथली बेसिस पर या क्वार्टरली बेसिस या ईयरली बेसिस पर, जैसा भी है, जो भी प्लान आपने ले रखा है। सिमिलरली हम अमेजॉन प्राइम को देते हैं तो यहाँ पे हमारा पैसा हम देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो मेंबर्स किसी ट्रेड यूनियन का पार्ट बनना चाहते हैं वो हर महीने या हर साल जैसा भी है वो सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करेंगे ताकि वो उसके मेंबर बने रहे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी हूँ, राइट, मैं यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी हूँ, आई एम अ सीएस है। सो यहाँ पे हर साल मैं क्या करता हूँ, मैं हर साल आईसीएसआई को, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया को मेंबरशिप फीस पे करता हूँ, ठीक है, मेंबरशिप फीस पे करता हूँ वहां पर, ताकि मैं यहां पर इस इंस्टीट्यूट का मेंबर बना रहूं। इसी तरीके से जब आप ट्रेड यूनियन के मेंबर होते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करना पड़ता है ताकि आप उसके मेंबर यहां पर बने रहे। तो वो जो अमाउंट है वो एक जनरल फंड उसके लिए बनाया जाता है। उस जनरल फंड में उस सारे अमाउंट, क्योंकि एक मेंबर तो है नहीं, बहुत सारे मेंबर्स हैं और बहुत सारे मेंबर जब इकट्ठा पैसा दे रहे हैं तो कहीं पर किसी फंड में रखा जाना चाहिए। तो वहां पर एक जनरल फंड मेंटेन किया जाता है बाय द ट्रेड यूनियन और वहां पे उसे रखा जाता है। तो उसको कहां कहां यूज किया जा सकता है, उस फंड को कहां कहां यूज किया जा सकता है, अगेन एक बहुत बड़ी लिस्ट है, बट आपके लिए सब कुछ जानना जरूरी नहीं है। आपके रेफरेंस के लिए कुछ पॉइंट्स मैंने यहां पर ऐड किए हैं, वो आपको समझना जरूरी है। जैसे सैलरीज, अलावेंसेज एंड एक्सपेंसेस ऑफ द ऑफिस बेयरर्स, ठीक है, जो क्योंकि हर ट्रेड यूनियन के कुछ ऑफिस बेयरर्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे कुछ एक ग्रुप होगा, ग्रुप में कुछ लोग होते हैं जो उसको पूरा मैनेज करते हैं, उसको हम ऑफिस बेयरर्स बोलते हैं। तो जो ऑफिस बेयरर्स होते हैं वो फ्री में तो करेंगे नहीं काम, उनको सैलरी चाहिए, उनको अलावेंसेज चाहिए, तो वो कहां से दिया जाएगा, वो जनरल फंड से दिया जाएगा, ठीक है। देन वहां पे पूरे ट्रेड यूनियन को एडमिनिस्टर करने के लिए जो भी खर्चे हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर जनरल फंड से पैसे यूज किए जाएंगे। प्रोसिक्यूशन और डिफेंस ऑफ एनी लीगल प्रोसीडिंग्स टू विच द ट्रेड यूनियन और एनी मेंबर्स देयर ऑफ इज अ पार्टी। तो अगर यहाँ पे ट्रेड यूनियन ने कोई केस फाइल किया है या उसके अगेंस्ट में कोई केस फाइल हुआ तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर केस सूट लड़ना पड़ेगा, ठीक है। और केस जब यहां पे लड़ेंगे तो पैसे खर्च होंगे, वो भी यहां पे जनरल फंड से यूज किया जाएगा। द कंडक्ट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रेड यूनियन और एनी मेंबर देयर ऑफ, अगर यहां पे कुछ ट्रेड डिस्प्यूट्स हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग भी यहां पर जो भी खर्चे हैं वो भी यहां पर इसी से मैनेज किए जाएंगे। कॉम्पेंसेशन ऑफ मेंबर्स फॉर लॉस अराइजिंग ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट्स, ठीक है, यहां पर ट्रेड डिस्प्यूट्स के चलते कोई कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ रहा है, देन ऑब्वियसली यहां पर दैट विल बी पेड आउट ऑफ द जनरल फंड। देन अगेन अलाउंसेस टू मेंबर्स और देयर डिपेंडेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेथ, ओल्ड एज, सिकनेस, एक्सीडेंट्स और अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ सच मेंबर। तो
जो भी यहाँ पर मेंबर्स हैं, ठीक है, अगर उनको यहाँ पर कुछ जिनकी डेथ हो गई, जो ट्रेड यूनियन के मेंबर थे उनकी डेथ हो गई है या ओल्ड एज हो गई, सिकनेस हो गई है, तो वहां पर कुछ अलाउंस पे किए जाएंगे, तो वो भी बेसिकली इस फंड से पे किया सकते हैं। इशू ऑफ पॉलिसीज ऑफ अश्योरेंस ऑन द लाइव्स ऑफ मेंबर्स और अंडर पॉलिसीज इंश्योरिंग मेंबर्स अगेंस्ट सिकनेस, एक्सीडेंट और अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर कई बार इंश्योरेंस पॉलिसीज भी लेती हैं और बहुत सारी ट्रेड यूनियंस अपने मेंबर्स के लिए, उसका जो प्रीमियम जाएगा वो भी यहीं से जाएगा। देन फर्दर प्रोविजन ऑफ एजुकेशनल, सोशल और रिलीजियस बेनिफिट्स फॉर मेंबर्स। तो यहाँ पर बहुत सारे बीच बीच में क्या होते हैं, एजुकेशनल सेमिनार किए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी कैंपेन किए जाते हैं, उससे रिलेटेड भी जो खर्चे हैं वो भी यहीं से किए जाएंगे। द अपकीप ऑफ पीरियोडिकल पब्लिश्ड मेनली फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कसिंग क्वेश्चंस अफेक्टिंग एम्प्लॉयर्स और वर्कमैन एसेस। तो यहाँ पर जो पीरियोडिकल पब्लिश होते हैं, यू कैन से काइंड ऑफ मैगजीन, काइंड ऑफ एनी यू कैन से पीरियोडिकल्स जो यहाँ पर ट्रेड यूनियन पब्लिश करता है, उसको पब्लिश करने की भी कॉस्ट होती है, वो भी यहाँ पर जनरल फंड से ही यूज की जाएगी, राइट। तो ये सारी जो चीजें हैं वो जनरल फंड से बेसिकली पैसा लेकर यहां पर किए जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रोविजन इज राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स माइनस टू मेंबरशिप ऑफ अ ट्रेड यूनियन, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं कि यहां पर जो, क्योंकि हर जो ट्रेड यूनियन है, ठीक है, वो बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है, क्योंकि जिसके पास भी पैसे आ रहे हैं, जो पैसा खर्च कर रहा है, ऑब्वियसली बात है एक प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत है, अदरवाइज फिर यहाँ पे उसका मिस यूटिलाइजेशन हो सकता है। तो यहाँ पे जो ट्रेड यूनियंस होंगे वो यहाँ पर क्या करेंगे, वो यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। सो द अकाउंट ऑफ बुक्स, द अकाउंट बुक्स ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन एंड द लिस्ट ऑफ मेंबर्स देयरऑफ शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन बाई एनी ऑफिस बियरर और मेंबर ऑफ द ट्रेड यूनियन। तो यहाँ पे जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए गए हैं, लिस्ट ऑफ मेंबर्स जो मेंटेन किया गया है, वो कभी भी किसी भी टाइम यहाँ पे इंस्पेक्ट किए जा सकते हैं, किसके द्वारा, जो भी ट्रेड यूनियन के ऑफिस बियरर्स हैं उनके द्वारा, और साथ साथ जो ट्रेड यूनियन के मेंबर्स हैं उनके द्वारा भी वो चाहे तो इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। वो देख सकते हैं कि यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारी चीजें ठीक चल रही हैं, लिस्ट ऑफ मेंबर्स जेन्युइन है, कोई फेक मेंबर्स तो नहीं है, कहीं मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स तो नहीं हो रहा है, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पर देखा जा सकता है। एनी पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 15 years may be a member of a registered trade union and may enjoy all the rights of a member and execute all instruments and give all acquittances necessary to be executed। तो यहां पर जो भी पर्सन है जो 15 साल की एज जिसने अटेन कर लिया, ठीक है, जिसने 15 इयर्स की एज अटेन कर लिया है, वो यहां पर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का मेंबर बन सकता है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि एज पर द ट्रेड यूनियन एक्ट, ठीक है, मिनिमम कितनी एज अटेन करने पर एक पर्सन जो है वो मेंबर बन सकता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे 18 इयर्स वाली एज में, लेकिन गाइस 18 इयर्स नहीं, राइट आंसर इज 15 इयर्स। यहां पे ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑफिस बियरर्स ऑफ ट्रेड यूनियन। तो अगर यहां पर ट्रेड यूनियन का ऑफिस बियरर बनना है, ठीक है, ऑफिस बियरर बनना है, तो किन केसेस में आप डिस्क्वालिफाइड है कि ऑफिस बियरर आप नहीं बन पाएंगे, ठीक है। आई टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफिस बियरर। ऑफिस बियरर्स वो होते हैं जो पूरी तरीके से उसे मैनेज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक ट्रेड यूनियन है, ठीक है, ट्रेड यूनियन है, यहाँ पर 100 मेंबर्स है, तो इस 100 में से यहाँ पे जो 10 मेंबर्स हो गए, ये कौन हो गए, ये पूरे यूनियन को मैनेज कर रहे, दे आर द ऑफिस बियरर्स, ठीक है। प्रॉपर तरीके से इनके इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन से फिर बेसिकली इनका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, इस तरीके से यहाँ पर पोजीशन मिलती है। तो यहाँ पे सारे के सारे ऑफिस बियरर्स जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। तो ऑफिस बियरर्स के लिए डिस्क्वालिफिकेशंस क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट है। नंबर फर्स्ट इज अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चोजन एज अ मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव और एनी अदर ऑफिस बियरर ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। किस केस में, अगर उसकी एज 18 साल से कम है तो, ठीक है। मेंबर बनने के लिए अगर आप ट्रेड यूनियन के मेंबर बनना चाहते हैं तो आप 15 साल की एज, ठीक है, लेकिन अगर आप ऑफिस बियरर बनना चाहते हैं देन इन दैट केस आपको कम से कम यहां पे 18 साल आपकी एज होना चाहिए। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखना है, ठीक है। Then he has been convicted if by a court in India for any offense involving moral turpitude and sentenced to imprisonment unless a period of 5 years has elapsed since his release। तो यहाँ पे अगर कोई पर्सन है जिसको यहाँ पर इंडिया में कन्विक्ट किया गया है कोर्ट के द्वारा, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ, यहाँ पे जो ऑफेंस उसने मॉरल टर्पिट्यूड का मतलब एक प्रकार से कोई चीज उसने गलत की है और उसके लिए यहाँ पर कोर्ट ने उसे सेंटेंस दिया है, कोर्ट ने उसे यहाँ पर बेसिकली यहाँ पे कन्विक्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पर वो पर्सन जो है वो डिस्क्वालिफाइड है। लेकिन अगर यहाँ पर 5 इयर्स निकल चुके हैं इस बात को, ठीक है, 5 इयर्स निकल चुके हैं, देन इन दैट केस दैट पर्सन विल बी क्वालिफाइड। लेकिन 5 साल का जो टेन्योर उसमें वो डिस्क्वालिफाइड है, उस टेन्योर में ही कैन नॉट बिकम अ ऑफिस बियरर ऑफ अ ट्रेड रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्रपोर्शन ऑफ ऑफिस बियरर्स टू बी कनेक्टेड विद द इंडस्ट्री एंड चेंज ऑफ नेम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं ऑफिस बियरर, ठीक है, एक यूनियन को मैनेज कर रहे हैं ऑफिस बियरर्स। तो वो जो ऑफिस बियरर्स हैं उनमें से कितने ऑफिस बियरर्स को एटलीस्ट उस इंडस्ट्री से कनेक्टेड रहना है जो इंडस्ट्री, जो ट्रेड यूनियन उस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल बैंकिंग इंडस्ट्री, ठीक है, तो यहां पर बैंकिंग इंडस्ट्री होगी, तो बैंकिंग इंडस्ट्री के जो यूनियन है
ठीक है। अब यहाँ पे जो इनके ऑफिस बियरर्स हैं, तो ये ऑफिस बियरर्स मिनिमम कितने ऑफिस बियरर्स जो है वो बैंकिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करने चाहिए, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो यहाँ पे नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑफिस बियरर्स ऑफ एवरी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन शैल बी पर्सन्स एक्चुअली एंगेज्ड और एम्प्लॉयड इन एन इंडस्ट्री विथ विच द ट्रेड यूनियन इज कनेक्टेड। तो जिस भी इंडस्ट्री से ट्रेड यूनियन कनेक्टेड है, ठीक है, चाहे वो रेलवेज हो गया, चाहे वो बैंकिंग हो गया, एक्सेट्रा, जिस भी यूनियन से, जिस भी इंडस्ट्री से वो ट्रेड यूनियन कनेक्टेड है, वहां पे जो ऑफिस बीरर है एटलीस्ट 50% ऑफ द ऑफिस बीरर जो है वो उसी इंडस्ट्री से, उसी इंडस्ट्री में एसोसिएट होने चाहिए, उसी इंडस्ट्री में काम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लो कि बैंकिंग का यहाँ पर एक यू कैन से बैंकिंग का एक यूनियन बना हुआ है, और बैंकिंग के यूनियन में यहाँ पे जो ऑफिस बीरर्स है वो 10 हैं टोटल। यहाँ पे कितने हैं टोटल? यहाँ पे यू कैन से कि 1 लाख मेंबर्स है फॉर एग्जांपल, ठीक है, 1 लाख मेंबर्स हैं, और उसमें से यहाँ पे 10 ऑफिस बीरर्स हैं। सो 10 में से एटलीस्ट 5 मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जो खुद ही बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हों। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए देखिए, यहां पे जब अल्टीमेटली ऐसा इंसान जो उस इंडस्ट्री की प्रॉब्लम ही नहीं समझ रहा है, जो उस ग्राउंड लेवल पर उस चीज को समझ नहीं रहा है, वो किस तरीके से यहां पे सही तरिके से रिप्रेजेंट कर पाएगा, ठीक है। तो यहां पे कुछ मेंबर्स ऐसे डेफिनेटली होने चाहिए किसी भी ट्रेड यूनियन में ऑफिस बीरर के फॉर्म में, ऑफिस बीरर की पोजीशन पर, जो उस चीज की रियलिटी समझे, उस इंडस्ट्री के चैलेंजेस समझे, वहां पे जो ग्राउंड लेवल पर जो दिक्कतें आ रही उन्हें समझे, और वो तभी पॉसिबल है जब वो खुद ही यहां पर उस इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है, ठीक है जी। अगर आज मुझे बोला है कि आप ट्रेड यूनियन के ऑफिस बेरर बन जाइए बैंकिंग इंडस्ट्री के, जो बैंकिंग का यहाँ पे ट्रेड यूनियन है, तो मुझे तो समझ में नहीं आएगा वहां पे क्या क्या चैलेंजेस है, क्योंकि मैं एसोसिएटेड नहीं हूं, राइट। लेकिन कोई ऐसा इंसान जो ऑलरेडी बैंक में काम कर रहा है, वो एसोसिएटेड, उसे पता है क्या क्या चैलेंजेस जाते हैं और यहाँ पर किस 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 टाइप की उन्हें रिक्वायरमेंट है, किस चीज की उन्हें डिमांड करनी चाहिए, उस तरीके से, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज द चेंज ऑफ नेम। तो अगर यहाँ पे नाम चेंज करना है किसी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का, देन इन दैट केस any registered trade union may change its name with the consent of not less than 2/3 of the total number of its members, ठीक है। तो यहां पर अगर किसी भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को नेम चेंज करना है, तो नेम चेंज करने के लिए जो भी टोटल मेंबर्स है एटलीस्ट 2/3 लोग उसे अप्रूव करेंगे, कॉन्सेंट देंगे, तभी हो पाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि यहां पर किसी भी यूनियन में, यहां पे किसी भी यूनियन में यू कैन से कि यहां पे 100 लोग हैं, ठीक है, तो इसमें से एटलीस्ट 66 लोग जो है वो ऐसे होने चाहिए जो इस चीज के लिए रेडी हो कि हाँ ठीक है, आप नेम चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम नेम चेंज करने के लिए अपनी कॉन्सेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज द एमलगमेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, ठीक है। कई बार क्या होता है, 2 ट्रेड यूनियन मिलकर एक ट्रेड यूनियन बन जाते हैं, इसको हम बोलते हैं एमलगमेशन, ठीक है। पहले ट्रेड यूनियन ए था, ट्रेड यूनियन बी था, अलग अलग थे, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम मिलकर एक सिंगल ट्रेड यूनियन बन जाते हैं। सो वो दोनों मिलकर एक नए ट्रेड यूनियन बन गए, सी या ए या बी, दैट कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन देम ओनली। सो यहां पे किस तरीके से एमलगमेशन किया जा सकता है? सो एनी 2 और मोर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन मे बिकम एमलगमेटेड टुगेदर एज 1 ट्रेड यूनियन, ठीक है। तो यहां पे सपोज ये पहले ए था, ये पहले बी था, अब ये दोनों एमलगमेट होकर बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे सी बन जाते हैं, या उसका नाम बी रख लेंगे या उसका नाम ए ही रख लेंगे, बट यहाँ पे 2 या उससे ज्यादा ट्रेड यूनियन मिलकर यहाँ पर एक साथ होना चाहते हैं, उसे हम बोलते हैं एमलगमेशन। यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, दैट प्रोवाइडेड द वोट्स ऑफ एटलीस्ट 1/2 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच एंड एवरी सच ट्रेड यूनियन एंटाइटल्ड टू वोट आर रिकॉर्डेड। तो यहाँ पर दोनों ही ट्रेड यूनियन, अगर 2 हो रहे हैं या जितने भी ट्रेड यूनियन अमलगमेट हो रहे हैं, एटलीस्ट वहां पर क्या होगा, वहां पे 1/2 ऑफ द मेंबर जो है उनकी वोटिंग जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी। मतलब हाफ ऑफ द मेंबर्स, मान लेते हैं दोनों ही यूनियंस में 100 मेंबर्स है, तो दोनों में एटलीस्ट 50-50 मेंबर जो है वो वोट करें इस चीज के लिए, और इसके बाद यहां पे एटलीस्ट 60% ऑफ द वोट्स रिकॉर्डेड आर इन द फेवर ऑफ प्रपोजल, ठीक है। तो यहां पर एटलीस्ट 50% मेंबर, एटलीस्ट आई एम सेइंग, ठीक है, मैक्सिमम तो 100% भी कर सकते हैं, बट एटलीस्ट 50% दोनों ही यूनियंस में वोटिंग दी गई हो मेंबर्स के साइड से, और उसमें से भी 60% जो है वो बेसिकली किसके फेवर में हो, 60% जो है वो यहां पर इस चीज के फेवर में हो कि हाँ ठीक है, हमें कोई इशू नहीं है, यहां पर हम अमलगमेट होने के लिए रेडी हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा अगर यहां पर, क्योंकि ट्रेड यूनियन किससे है, मेंबर से है, मेंबर के लिए है, मेंबर से है, तो अगर कुछ भी आपको करना है तो ऑब्वियसली बात है, मेंबर से परमिशन तो आपको लेनी चाहिए, मेंबर से कंसेंट तो लेनी चाहिए। आप भले ऑफिस बेरर है, आपने डिसाइड कर लिया कि हम अमलगमेट होंगे, व्हाट अबाउट द मेंबर्स, ठीक है। मेंबर्स हैं तो ऑफिस बेरर्स है तो ट्रेड यूनियन है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि यहां पे उनकी कंसेंट भी ली जा सके। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं, उसका सिंपल सा मतलब है कि मान लेते हैं यहां पर 2 ट्रेड यूनियन है, ए और बी, ठीक है, दोनों में 100 मेंबर्स हैं, 100 मेंबर्स हैं। अब यहां पर दोनों चाह रहे हैं कि हमें एमलगमेट हो जाना है, तो उस केस में एटलीस्ट यहां पे 50-50 मेंबर जो है वो वोट करें, ठीक है। 50-50 मेंबर्स एटलीस्ट वोट करना चाहिए, 50-50 मेंबर्स, और इसमें से 60% मतलब कितना हो गया, 30 मेंबर्स। तो 30 मेंबर्स एटलीस्ट यहां पर रेडी हो इस चीज के लिए कि
हम यहां पर रेडी हैं एमलगमेट करने के लिए, हम दो यूनियन मिलकर एक सिंगल यूनियन बन जाते हैं। क्योंकि होता क्या, जब यूनियन दो अलग अलग यूनियन, दो या उससे ज्यादा यूनियन है, छोटे छोटे यूनियन है, तो उनकी जो बार्गेनिंग पावर होती है वो काफी कम होती है। लेकिन वो जब सब मिलकर एक बन जाते हैं, बोलते हैं ना अनेकता में एकता, ठीक है हो ना। तो यहां पे जो होता है, जब आप यहां पे एक साथ आ जाते हैं तो फिर आपकी जो नेगोशिएटिंग पावर है, जो बार्गेनिंग पावर है, बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो ये चीज कॉमनली ऑब्जर्व की जाती है। देन फर्दर, नोटिस इन राइटिंग ऑफ एवरी चेंज ऑफ नेम एंड ऑफ एवरी एमलगमेशन साइंड बाय द सेक्रेटरी एंड बाय 7 मेंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन शैल बी सेंट टू द रजिस्ट्रार। ठीक है, तो जो भी एमलगमेट हो गई है उसके बाद जो सेक्रेटरी है और जो वहां पे 7 मेंबर्स एटलीस्ट, वो लोग मिलकर क्या करेंगे, एप्लीकेशन देंगे किसको, रजिस्ट्रार को, और दे विल इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार कि यहां पे हमने क्या किया, हमने एमलगमेशन कर लिया है, अब हम एक सिंगल एंटिटी, सिंगल ट्रेड यूनियन बन चुके हैं। ठीक है, देन बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियन की। तो यहां पे ट्रेड यूनियन को डिसॉल्व भी किया जा सकता है। डिसॉल्व मतलब उसकी जो एंटिटी है वो एंड की जा सकती है, राइट। इससे रिलेटेड क्या प्रोविजन है, व्हेन अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इज डिसॉल्व्ड, नोटिस ऑफ द डिसोल्यूशन साइंड बाय 7 मेंबर्स एंड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेड यूनियन शैल बी सेंट टू द रजिस्ट्रार। तो यहां पे जब भी ट्रेड यूनियन डिसॉल्व की जाएगी तो उससे रिगार्डिंग क्या होगा, यहां पे 7 मेंबर्स, यहां पे एटलीस्ट 7 मेंबर्स जो है, 7 मेंबर्स और सेक्रेटरी जो है उस यूनियन के, वो यहां पे नोटिस भेजेंगे किसको, रजिस्ट्रार को। नोटिस जो है वो विद इन 14 डेज, यहां पे डिसोल्यूशन के विद इन 14 डेज सेंड किया जाएगा। जिस दिन डिसोल्यूशन हुआ है उसके 14 डेज के अंदर यहां पे क्या किया जाएगा, नोटिस जो है वो रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा। रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर द सेम एंड डिसोल्यूशन शैल हैव इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सच रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो जब उसके पास नोटिस आएगा रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार उसे रजिस्टर करेंगे, उसके बाद फिर यहां पे रजिस्टर करने के बाद उसका जो इफेक्ट है वो यहां पर माना जाएगा किस डेट से, जिस डेट से वो रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि डिसोल्यूशन किस दिन से इफेक्ट में आएगा, जिस दिन डिसोल्यूशन हुआ था एक्चुअल में, या जिस दिन रजिस्ट्रार ने यहां पर रजिस्टर किया है। तो जिस दिन रजिस्ट्रार ने रजिस्टर किया है उस दिन से यहां पर बेसिकली डिसोल्यूशन कंसीडर किया जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं रिटर्न्स वाले केस में। तो अ जनरल स्टेटमेंट ऑफ ऑल रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर एंड ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ एवरी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन शैल बी सेंट एनुअली टू द रजिस्टर। यहां पे जो भी देखिए, यहां पे जिस तरीके से भी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहां पे चीजें ट्रांसपेरेंट रखनी पड़ेंगी। अगर आप रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है तो आपको यहां पे सारी चीजें ट्रांसपेरेंट रखनी पड़ेंगी। तो जो भी यहां पे आपके पास रिसीट्स आ रही हैं, जो भी आपके खर्चे हैं, उसका एक जनरल स्टेटमेंट जो है आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज का भी, वो क्या किया जाएगा, एनुअल बेसिस पर रजिस्ट्रार के पास सेंड किया जाएगा कि हमारे पास साल भर में इतने पैसे आए, हमने इतने खर्च किए, हमारे पास इतनी एसेट्स है, इतनी लायबिलिटीज। इसका एक जनरल स्टेटमेंट जो है दैट विल बी सेंट बाय द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन टू द रजिस्ट्रार। Also a statement showing all changes of office bearers made by the trade union plus copy of rules of the trade union corrected shall be sent to the registrar। तो अगर यहाँ पे एक साल के टाइम पीरियड में अगर यहाँ पे ऑफिस बेयरर्स में कुछ चेंज हुआ है, ऑफिस बेयरर्स कुछ नए आए हैं, तो उस केस में भी, एंड साथ ही साथ जो अगर कुछ रूल्स में कुछ चेंजेस आए हैं तो वहां पर वो कॉपी ऑफ रूल्स भी जो है वो बेसिकली सेंड किया जाएगा किसके पास, रजिस्ट्रार के पास। A copy of every alteration made in the rules of a registered trade union shall be sent to the registrar within 15 days of the making of the alteration। तो जब भी यहाँ पे रूल्स में कोई चेंज किया जा रहा है तो उसको विद इन 15 डेज यहाँ पे रजिस्ट्रार के पास सेंड करना पड़ेगा। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, कि यहाँ पे कितने दिन के अंदर वो चीज सेंड की जाएगी। जब भी रूल्स में कोई चेंज किए जा रहे हैं, कोई ऑल्ट्रेशन किए जा रहे हैं, तो उसके 15 दिन के अंदर वो चीज सेंड की जाएगी किसके पास, रजिस्ट्रार के पास। ठीक है, कुछ अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो आपको समझना जरूरी है। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में मेक द रेगुलेशंस फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग इनटू इफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो इस एक्ट के प्रोविजंस को प्रॉपर तरीके से इफेक्ट में लाने के लिए रेगुलेशंस कौन बनाएगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। ठीक है, पेनल्टी फॉर फेलियर टू सबमिट रिटर्न्स में एक्सटेंड टू 5 रुपीज प्लस कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट 5 रुपीज फॉर ईच वीक प्रोवाइडेड द एग्रीगेट फाइन शैल नॉट एक्सीड 50 रुपीज। यहां पे अगर जो हमने अभी रिटर्न की बात की थी कि यहां पर रिटर्न्स जो है वो सबमिट करने पड़ेंगे रजिस्ट्रार के पास। अगर वो फेल हो जाता है, ट्रेड यूनियन सेंड नहीं करता है, देन ऑब्वियसली यहां पे पेनल्टी लगेगी, यहां पे 5 रुपीज की पेनल्टी लगेगी। ठीक है, प्लस अगर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट है, लगातार डिफॉल्ट हो रहा है, तो 5 रुपीज फॉर ईच वीक, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 50 रुपीज से ज्यादा नहीं जा सकता। नाउ यू वुड से कि सर ये बहुत ही कम है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज से 100 साल पुराना एक्ट है ये। ठीक है, आज से 100 साल पुराना एक्ट है, देन ऑब्वियसली ये चीजें तो होगी ही, है कि नहीं। ठीक है जी, देन नो कोर्ट इंफीरियर टू दैट ऑफ अ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास शैल ट्राई एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। तो इस एक्ट में कोई भी अगर ऑफेंस कमिट हुआ है तो वो कौन सी कोर्ट यहां पर एंटरटेन करेगी, ट्रायल करेगी, तो यहां पे प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एटलीस्ट प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, एटलीस्ट। इससे ऊपर वाले कर सकते हैं लेकिन इससे नीचे वाले नहीं कर सकते हैं। दिस इज द प्रोविजन। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अनलेस कंप्लेंट हैज बीन मेड विद इन 6 मंथ ऑफ द डेट ऑन विच द ऑफेंस इज अलेज्ड टू हैव बीन कमिटेड। तो जब भी यहां पर ऑफेंस हुआ है इस एक्ट में
जब तक उसकी एक फॉर्मल कंप्लेंट कोर्ट के पास नहीं जाती है विद इन 6 मंथ, ठीक है, अगर 6 मंथ क्रॉस हो चुके हैं तब तो फिर एप्लीकेशन नहीं फाइल की जा सकती। अगर यहां पर कोई ऑफेंस हुआ है उसके 6 मंथ के अंदर यहां पे क्या हो सकता है, एक फॉर्मल कंप्लेंट अगर फाइल होती है किसी ऑफेंस की टू द कोर्ट, देन इस केस में क्या होगा, ये जो कोर्ट है वो यहां पे उसे ट्रायल पर लेंगे और उसे रिजॉल्व करेंगे। गॉट इट गाइस। सो ये था हमारा डिस्कशन। आइए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन यहां पे देखते हैं आप लोगों ने कितना समझा इसको। सो एज पर द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 मिनिमम हाउ मेनी मेंबर्स में अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन, कितने मेंबर्स मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए। सो दैट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी हियर, दैट इज 7 मेंबर्स, ठीक है, राइट। सो गाइज दिस इज ऑल एंड यू नो वेरी वेल दैट आपका जो ईपीएफओ का एग्जाम है वो 30 नवंबर को शेड्यूल्ड हो चुका है। तो अब बहुत ज्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा है गाइज प्रिपरेशन में। तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट टर्म में टाइम कम रहते हुए, क्योंकि आपके पास मल्टीपल कंपोनेंट्स, ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट्स है तो ऑब्वियसली बात है आपको चैलेंज आएगा कि मैं किसे पढ़ूं किसे छोड़ूं, क्या इंपॉर्टेंट है क्या लेस इंपॉर्टेंट, और इसीलिए हमने कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो है वो लॉन्च किया है यहाँ पे। तो ये जो कोर्स हमने यहाँ पे लॉन्च किया मैं आपको दिखाता हूँ एनरोल कैसे करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सिंपल जो है वो कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। लेट मी टेल यू हियर, आप सिंपली यहाँ पर जाएंगे, आपको यहाँ पे गूगल ओपन करना है, यहाँ पर आपको जाना है टेक्स्ट बुक पे जाएंगे, ठीक है, टेक्स्ट बुक आप क्लिक करेंगे, फर्स्ट नंबर का जो लिंक रहेगा वहां पर जाइए, ठीक है। वहां पर जाने के बाद यहाँ पे सुपर कोचिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे मल्टीपल एग्जाम्स आपको दिख जाएंगे, ईपीएफओ एग्जाम्स यहाँ पर जाइए, देन यहाँ पे आपको 2 दिखेंगे सब्जेक्ट, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है एंड देन स्पेशल सब्जेक्ट का एक डेडिकेटेड कोर्स है। स्पेशल सब्जेक्ट मतलब जैसे आईआर, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, इस टाइप के, ठीक है। तो ये इनमें से आप जिस भी कोर्स को सब्सक्राइब करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मान लेते हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स को करते हैं तो आप सिंपली इसमें क्लिक करेंगे, राइट। इसके बाद यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर कोर्स, कि यहाँ पे डेमो क्लासेस क्या है, फैकल्टीज कौन सी इन्वॉल्व है, देन यहाँ पे नोट्स किस टाइप के हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। सो लेट इट बी ओपन। तो यहाँ पे देखिए ओपन हो गया है, यहाँ पे आप सिंपली स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है, सारी चीजें यू विल बी ऑब्जर्विंग हियर। लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन सी कि यहाँ पे सारी फैकल्टीज है, दिस इज मी हियर, right, who is teaching you. I am teaching you IR and labor law, social security and economics component in your EPFO examination. Then further यहाँ पे you will be seeing the demo classes, यहाँ पे आप क्लिक करिए, आपको मेरी डेमो क्लासेस देखने के लिए मिल जाएंगी। उसके बाद आपको यहाँ पे फर्दर स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है, you will get to know the notes also, यहाँ पे आप नोट्स भी देख सकते हैं किस टाइप के नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे। एंड देन आफ्टर गोइंग थ्रू इफ यू फील दैट यस यार दिस कोर्स इज गोइंग टू हेल्प मी टू क्लियर दिस EPFO एग्जामिनेशन, आप सिंपली यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा अप्लाई कूपन का, ठीक है, यहां पे जाइए, यहां पे क्लिक करिए, ठीक है। यहां पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहां पे कूपन कोड में टाइप करना है प्रकाश, ठीक है, PRAKASH। यस, ये आपने अप्लाई किया प्रकाश, इसको अप्लाई करेंगे आप यहां पर। सो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे अभी आई थिंक 3500 समथिंग था, आपको ये डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा जो आपको पे करना रहेगा, उसके लिए EMI फैसिलिटी भी है एंड आफ्टर दैट यू कैन पे इट। तो गाइज यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपको समझना जरूरी है कि यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो टाइम है वो तो बहुत लिमिटेड है, ठीक है। अब उस टाइम में आपको बहुत सारी चीजें कवर करनी है, बहुत सारी चीजें आपको करनी है वहां पर। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी तरीका है कि आप किसी एक्सपर्ट के साथ, किसी कोर्स के साथ, किसी कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस प्रोग्राम के साथ जुड़ जाएं जहां पर आपको सारी चीजें मिलेंगी। तो एज अ पार्ट ऑफ दिस हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइव क्लासेस होंगी, आपको नोट्स दिए जाएंगे, MCQs रहेंगे, सारी चीजें। तो आपको खुद से अगर आप प्रिपरेशन करने जाएंगे तो आपको 10x कॉस्ट भी आएगी, एफर्ट ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। लेकिन आप हमारे साथ आएंगे तो आप एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है, आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, वहां पर आपके डाउट रेजोल्यूशन भी होगा, नोट्स मिलेंगे जिसके लिए आपको मल्टीपल बुक्स रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू विल ओनली नीड टू रेफर द नोट्स, ठीक है, MCQs के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो विन विन सिचुएशन है, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, यहाँ पे एनरोलमेंट करिए और हमारे साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है गाइस, ठीक है। सो डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई द कोड हियर प्रकाश, जिसके थ्रू आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको यहाँ पे कोड यूज करना पड़ेगा प्रकाश, राइट, दिस कोड यू हैव टू यूज एंड ऑल्सो डू ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप। आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आप डायरेक्टली मुझसे टच में रहेंगे, जो भी क्वेरीज, जो भी इश्यूज आपको है वो सारे के सारे यहाँ पर रिजॉल्व किए जाएंगे। आपसे बहुत सारे लोग इसको ऑलरेडी बेनिफिट उठा रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझसे मैसेज करके सारे डाउट्स रिजॉल्व करवाते हैं, आप भी बन सकते हैं, इसको ज्वाइन कर लीजिए। सो दिस इज ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी, आई होप यू एंजॉयड द डिस्कशन। मिलेंगे नेक्स्ट डिस्कशन में, टिल देन गुड बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।